हिंदी गद्य के विकास के बारे में हम लोगों ने अभी तक जाना। अच्छा, अब जैसे ये एक पौधा होता है, वो पौधा उगता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की रचनाएं आती हैं, जैसे पत्ते, फूल, फल, बीज आदि इत्यादि। इसी तरीके से यह आप हिंदी गद्य मान लीजिए। अब हिंदी गद्य का विकास हुआ और हम इस सदी में हैं, तो अब चर्चा यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में आएगा कि हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं मतलब उनके तरीके, मतलब उसके अंदर क्या है, उनकी शाखाएं, उनके फूल फल पत्तियाँ इस हिंदी भाषा रूपी गद्य के पौधे की। तो इसकी विभिन्न विधाओं में आता है, सबसे पहले आता है निबंध। आप लोगों ने निबंध पढ़े भी होंगे। निबंध क्या होता है? यह एक गद्य की महत्वपूर्ण और विकसित विधा है। अब आप ये ले लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपके सामने चीज़ आती है और उस पर आप उसका गुण दोषों का वर्णन करना शुरू करते हैं, उसको परिभाषित करना शुरू करते हैं, उस पर कुछ लिखना शुरू करते हैं, तो उसमें इतने गुण दोष और उसके उपयोग निकल आएंगे कि आपकी कई पुस्तकें बन जाएंगी, लेकिन वह विषय समाप्त नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से उन चीज़ों को, जैसे किसी सब्जी को ले लिए, टमाटर है, फल है, फूल है, उसके बारे में आप प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ रहे होंगे। उन्होंने तो बात नामक पाठ में वो बात पर ही एक निबंध लिख दिया और वह बहुत ही रोचक, बहुत ही साहित्यिक महत्वपूर्ण रचना है उनकी। तो निबंध में ये आता है कि किसी विशिष्ट विषय को और शब्दों के बंधन से बहुत ही संक्षिप्त में उसे पूर्णतया समझा जाना, यह निबंध है। गद्य की एक महत्वपूर्ण, एक विकसित विधा। आलोचकों के निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। जो आलोचक होते हैं उनके निबंध को गद्य की कसौटी पर वो कसते हैं। आपने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक पर किसी आलोचक ने अपना निबंध लिखा आपके विषय पर, तो उसकी कसौटी बनी जाएगी। उस पर अगर जो खरा उतर रहा है या क्या है उसका सार। दूसरा है कहानी। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कहानी है। यह किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करती है। इसका शीर्षक आकर्षक एवं रोचक होता है। मतलब किसी भी पात्र को, एक उसके जीवन चरित्र को एक अंक में दिखा जाना, यह कहानी है। उपन्यास वर्तमान हिंदी साहित्य की सर्वाधिक विधा, सर्वप्रिय विधा उपन्यास है। मतलब सभी को जो प्रिय है उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास आप पढ़ सकते हैं, और भी बहुत ही अच्छे उपन्यासकार हुए हैं जिनको आप पढ़ने को पाएंगे आगे अपनी बड़ी क्लासेस में। अन्यथा अगर जो आपको कहीं से पता लगे तो आप उसे ला करके पढ़ें। शरद चंद्र जी का साहित्य पढ़ें, आप उनके उपन्यास पढ़ें। तो उपन्यास में क्या होता है? हिंदी साहित्य की सर्वप्रिय विधा उपन्यास है। इसमें साहित्य की सभी विधाओं को सन्निहित करने की क्षमता होती है। उपन्यास में कथा के साथ काव्य की भावुकता और संवेदना जागृत कर पाठकों को एकाग्र करने की क्षमता होती है। उपन्यास में एकाग्र करने, मैंने बहुत से उपन्यास पढ़े और लगातार लगभग 300 पेज के उपन्यास मैं एक दिन में समाप्त कर लेता था। मतलब उससे निगाह ही नहीं हटती थी। वो वास्तविकता है जो उसकी परिभाषा में, उपन्यास की परिभाषा में कहा जा रहा है कि पाठकों को एकाग्र करने की क्षमता इसके अंदर होती है, तो वह वास्तविकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई, जिसका अर्थ है भावों का प्रदर्शन। नट मतलब अभिनेता, से अभिनीत होने के कारण इसे नाटक कहा जाता है। अभिनेता है वो नाटक करता है, वो नट का कार्य कहीं पर करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे नाटककार थे जिन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक और प्रेम प्रधान सभी प्रकार के नाटक लिखे। नाटक किए नहीं,
नाटक लिखे, वो अभिनेता नहीं थे, वो नट नहीं थे। 5वां आता है एकांकी। एकांकी बहुत ही अच्छा विषय है, मतलब विषय ये सभी अच्छे हैं, लेकिन अपनी अपनी रुचि के अनुसार एकांकी नाटक का वह स्वरूप है जिसमें एक ही अंक में संपूर्ण नाटक समाप्त हो जाता है। कि आपका एक एकांकी हुआ, एक अंक का, एकांकी का मतलब एक अंक उसका पूर्ण हुआ और उसका अर्थ निकल आया है। ये नाटक का ही एक रूप, लेकिन यह लघु रूप नाटक का है और इसे एकांकी इसलिए बोला जाता है कि यह लघु नाटक से भी संक्षिप्त होता है। यही इसकी विशेषता है। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें किसी महापुरुष के जीवन और घटनाओं, उसके कार्यकलापों, अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता एवं गंभीरता से व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है किसी के जीवन चरित्र का। आत्मकथा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता से रखता है। यही जीवनी कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, या कोई भी लेखक, कथाकार, कहानीकार, जीवनी लेखक, कोई भी सामान्य व्यक्ति अपना अगर जो जीवन चरित्र लिखता है और वह बहुत ही रोचक होता है तो वह माना जाएगा और समाज में प्रतिष्ठित होगा। रेखाचित्र का है कि अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है जो रेखा और चित्र के मेल से बना है। इसमें कलात्मक शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्रण किया जाता है। कैसे रेखाचित्र में? रेखाचित्र अंग्रेजों के स्केच का अनुवाद है जो रेखा और चित्र के मेल से बना हुआ है। इसमें कलात्मक शब्दों द्वारा, मतलब ये लेखनी में जब आएगा तो शब्दों के द्वारा, और जब स्केच में पेपर पर आएगा किसी चित्रकारी के रूप में तो चित्रकला के रूप में आएगा। दो विधाएं हैं इसकी। यहाँ पर रेखाचित्र से पुस्तक पे आपका लिखने से है, न कि स्केच बनाने और खींचने से। संस्मरण मतलब आप कहीं जाते हैं और जा कर के वहाँ से वापस आते हैं और वहाँ की बातों को याद कर कर के लिखते हैं, तो वह संस्मरण है। स्मरण यादगार से। संस्मरण में लेखक स्वयं अपने अनुभव की हुई वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मकता से वर्णन करता है। यात्रा साहित्य एक रोचक मनोरंजन विधा है। अब जैसे आप हैं, आप किसी यात्रा पर जाते हैं, कहीं जाते हैं और वहाँ पर आप यात्रा में घटी हुई घटनाओं को लिखते रहते हैं, तो वह आपका यात्रा साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें लेखक विशेष स्थानों की यात्रा का सरल और सुंदर वर्णन करता है। यह बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इन्हें पढ़कर, जानकर और बहुत से पथिक लाभ उठाते हैं, बहुत से यात्री इससे लाभ प्राप्त करते हैं। फिर आती है भेंट वार्ता। देखिए, शब्द से ही प्रतीत होता है कि भेंट वार्ता क्या है। भेंट मतलब मिलना, भेंट वार्ता, और वार्ता मतलब बातचीत। तो जब हम किसी से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं किसी विशेष विषय को लेकर, ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी मिले, कोई भी बातचीत की और वह आपकी साहित्यिक भेंट वार्ता बन गई। नहीं भाई, उसको पुस्तकों में प्रकाशित होना चाहिए, बहुत भली बन पड़ रही है, बहुत अच्छी बनी है, ऐसा कुछ नहीं। भेंट वार्ता को भेंट, चर्चा, विषय परिचर्चा, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि नामों से भी जाना जाता है। यह वह विधा है जिसके माध्यम से भेंट वार्ता किसी महान व्यक्तित्व के मन और जीवन में प्रश्नों के झरोखे से झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यह भेंट वार्ता है। इसे सरल शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी विशेष विषय पर किसी विद्वान या दो विद्वानों के मध्य या दो जनों के मध्य किसी विशेष विषय को लेकर के की गई वार्ता भेंट वार्ता, भेंट होने पर की गई वार्ता भेंट वार्ता के अंतर्गत आती है।
पत्र साहित्य, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित आदि को कुछ बताने या उसके बारे में जानने के लिए कुछ लिखता है तो इससे पत्र साहित्य का सृजन होता है। डायरी, डायरी लेखन का आरंभ सन 1930 के आसपास का माना जाता है। नरदेव शास्त्री को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उनकी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में इसका लेखन शुरू हुआ। और इसको अगर जो आपकी भाषा बहुत ही अच्छी है, आपके पास शब्दों का भंडार है, तो आप भी एक डायरी लिख सकते हैं। डायरी लिखना बहुत ही अच्छी बात है। इससे जब भी हम उस डायरी को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें अपने पीछे किए हुए कार्यों और उनसे मिले अनुभवों की जानकारी मिलती रहती है, तो हम बहुत कुछ आगे के लिए अच्छा कर पाते हैं। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज हिंदी के रिपोर्ट का पर्यायवाची। इसमें किसी घटना का वर्णन किया जाता है जिससे पाठक प्रभावित हो, बस इतना ही रिपोर्टाज। आलोचना, आलोचना का अर्थ है किसी पदार्थ, तथ्य आदि की जांच सही रूप में करना या भली प्रकार से उसके गुण दोषों को जांचना। इसका व्यवस्थित सूत्रपात द्विवेदी युग से आरंभ होता है, इसके पहले यहाँ नहीं थी, रही होगी। आलोचना है। गद्य काव्य, यह काव्य और गद्य का के बीच की विधा है। गद्य काव्य गाइए भी पढ़िए भी। किसी विद्वान के द्वारा कहा गया कि गद्य ऐसा हो जिसे पढ़ते समय ऐसा महसूस हो कि हम गा रहे हैं, और काव्य ऐसा हो जिसे गाते समय यह महसूस हो जाए कि हम उसे पढ़ भी रहे हैं। और यह गद्य काव्य, गद्य और काव्य के बीच की विधा है जिसके माध्यम से भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है गद्य के रूप में। इसमें लेखक अपनी हृदय संवेदना इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि पाठक पढ़कर रसमय हो जाता है, इसे गद्य काव्य कहते हैं। लघु कथा, गद्य के क्षेत्र में यह विधा धीरे धीरे स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इसमें आधुनिक संवेदना की पीड़ा दिखाई देती है। इस विधा के लेखक राजेंद्र यादव, चित्रा मुद्गल, विष्णु नागर, असगर, वजाहत आदि के नाम उल्लेखनीय। तो ये गद्य की विविध विधाओं का एक परिचय था। इसके अंतर्गत आप लोग आगे बहुत कुछ जानते पढ़ते रहेंगे, जैसा जैसा आपके उसमें पाठ्यक्रम में आता जाएगा, तो वो तो आपको पढ़ना ही है। पाठ्यक्रम में जो चीज़ें हैं उसके अलावा भी अध्ययन करना चाहिए अन्य विषयों का, और अपने माता पिता के द्वारा, अपने जिसे आप हैं हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या 9th में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ रहे हैं, तो आपके परिवार में आप रह रहे हैं, परिवार में आपके विभिन्न प्रकार के विषय हैं, पत्र पत्रिकाएं आती हैं या नहीं हैं तो पुरानी रखी हैं, कुछ ना कुछ हो। देवी मंदिर अगर जो भगवान की कहीं जगह आपने घर में बना रखी है अपने, तो वहाँ पर आपकी कुछ आरती या उनसे संबंधित, तो उनको भी आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और गाना भी चाहिए।